हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। हम अपनी इस सीरीज में डिफरेंट कोचिंग के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस के नोट्स, जिससे हम अपनी भूगोल कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे पेपर नंबर फर्स्ट के लिए ज़रूरी है। पहला टॉपिक है हमारा हिमनद। संदर्भ: महासागरों और पृथ्वी की बर्फीली जमीन के बारे में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार 2015 और उसके पहले के एक दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें प्रत्येक वर्ष लगभग 400 लाख टन कम हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों का तल प्रत्येक वर्ष लगभग 1.2 मिलीमीटर बढ़ रहा है। इसी दौर में पहाड़ियों और ग्लेशियरों में भी प्रत्येक वर्ष लगभग 280 लाख टन बर्फ खोई है, जो 0.77 मिलीमीटर समुद्री तल प्रत्येक वर्ष बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। पोट्सडाम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में क्लाइमेट प्रोफेसर आंद्रेस लेवरमैन के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के समुद्र तल में 35% की वृद्धि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हुई है। प्रोफेसर आंद्रेस लेवरमैन के अनुसार भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री तल में वृद्धि 30 से 50 सेंटीमीटर तक सीमित रहेगी, क्योंकि अब इन ग्लेशियरों के पास कम ही बर्फ शेष है। इनकी तुलना लगभग ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों से करें तो इसके पिघलने से समुद्री तल का कई दर्जन मीटर तक बढ़ सकता है। अब आते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। यह प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फों के चादर की तुलना में छोटी होने के कारण उन पर तापमान के बढ़ने का ज़्यादा असर होता है। ग्लेशियर के पिघलने से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए ग्लेशियर्स ही पानी का मुख्य स्रोत हैं। हिमालय के ग्लेशियर के आसपास की खाड़ियों में रहने वाले 25 करोड़ लोग और उन नदियों को पानी देते हैं, जो आगे जाकर लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का माध्यम बनती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में एक रिसर्च के अनुसार ये चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं, और यह हालत तब होगी जब मनुष्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में सफल हो जाए और दुनिया के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। आने वाले दशकों में सामान्य रूप से कामकाज चलता रहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन से ही चलती रहती है, तो ग्लेशियरों का 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक्शन एंड के इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रमुख हरजीत सिंह के अनुसार पीने के पानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट के सारांश के अनुसार मध्य एवं पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में पहले से ही सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सारांश में यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में बर्फ कम है उनमें मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेवियन देश भी हैं। यहाँ 2100 तक ग्लेशियर 80% पिघल जाएंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में इसी साल वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाने के कारण अल्पाइन के 90% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघल जाएंगे। नीदरलैंड की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हेनरी जोकोलारी के अनुसार ज़्यादातर लोग इस बात का महत्व नहीं समझते कि बर्फ की विशाल संरचनाएं कितनी ज़रूरी हैं। हैरी जोकोलारी के अनुसार ग्लेशियर एक भंडार है। एक स्वस्थ ग्लेशियर गर्मी में थोड़ा पिघलता है और सर्दियों में और बढ़ जाता है। इसका महत्व है कि लोगों को जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। ग्लेशियरों के पिघलने का मनुष्य के जीवन पर और भी कई तरह से प्रभाव पड़ता है। बोलिविया की
प्रशासनिक राजधानी ला पास के लोगों को इसकी ज़रूरत का 1/3 पानी एडियन ग्लेशियर से मिलता है। 2016 में शहर सूखा पड़ गया। यहाँ की करीब 100 बस्तियों में 1 महीने से ज़्यादा समय तक कोई पानी नहीं था। लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे और पूरा दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था। यह एक बड़ा उदाहरण है कि ग्लेशियर से पानी आना बंद होता है तो क्या हो सकता है। ग्लेशियर का पिघलना कृषि के लिए भी बहुत खराब है। फिलहाल तो खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा। IPCC का कहना है कि ग्लेशियरों के खत्म होने के सिलसिला फिलहाल तेज रहेगा और सदी के बाद के हिस्से में यह कम हो जाएगा। इसके नतीजे में आहिस्ता ज़्यादा भूस्खलन और हिमस्खलन और जल प्रदूषण बढ़ेगा। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। ग्लेशियर बर्फ के बने बड़े बड़े टीले होते हैं जो कई वर्षों तक जमने और अन्य क्रियाओं से बड़े घने बर्फ के द्रव्यमान में बदल जाते हैं। हिमनद तब बनते हैं जब बर्फ एक स्थान पर इतनी देर तक रहती है कि ग्लेशियर में परिवर्तित हो जाए। जो चीज़ें ग्लेशियर को अलग बनाती हैं वह है इनमें बहने की क्षमता। विशाल द्रव्यमान के कारण ग्लेशियर बहुत धीमे नदियों की तरह बहते हैं। कुछ ग्लेशियर फुटबॉल के मैदान जितने छोटे, जबकि अन्य दर्जनों और सैकड़ों किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं। वर्तमान में ग्लेशियर दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्से पर मौजूद हैं। इसमें से अधिकांश अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और कनाडाई आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर स्थित हैं। ग्लेशियर के प्रकार अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतों पर अल्पाइन ग्लेशियर बनते हैं। यह आमतौर पर घाटियों के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हैं और ये ग्लेशियर ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। बर्फ की चादरें, यह ग्लेशियर ऐसे समय में बनती हैं जब अल्पाइन ग्लेशियर गंदगी, मिट्टी और अन्य सामग्री को दूर ढकेलकर घाटियों को गहरा कर देती हैं। बर्फ की चादरें चौड़े गुंबद बनाती हैं और आमतौर पर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। जब बर्फ की चादरें फैलती हैं तो ये घाटियां, मैदान और पहाड़ों जैसे सभी क्षेत्रों को बर्फ की मोटी चादर से ढक देती हैं। महाद्वीपीय हिमनद सबसे बड़ी बर्फ की चादर है और अधिकांश अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के द्वीपों को कवर करती हैं। हिमनद कहाँ स्थित होते हैं? दुनिया की अधिकांश हिमनद बर्फ अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में पाई जाती है, लेकिन ग्लेशियर लगभग हर महाद्वीप, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। चूंकि ग्लेशियरों के अस्तित्व के लिए कुछ जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए। उच्च बर्फाली क्षेत्रों में ग्लेशियर बनने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि अधिकांश हिमनद या तो पर्वतीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि बर्फों की रेखा अलग अलग ऊंचाई पर होती है। वॉशिंगटन राज्य में बर्फ की ऊंचाई की लगभग 1600 मीटर अर्थात लगभग 5500 फीट होती है, जबकि अफ्रीका में 5100 मीटर या फिर 16,732 फीट से अधिक हो सकती है और अंटार्कटिका में यह तल समुद्र तल पर होता है। एक हिमनद के लिए बर्फबारी की मात्रा उसके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि साइबेरिया जैसे कुछ ठंडे क्षेत्रों में लगभग कोई हिमनद नहीं होता, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी नहीं होती। ग्लेशियर पिघलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और महासागरीय वार्मिंग। देखिए, दो प्रकार होते हैं पिघलने के, एक CO2 का उत्सर्जन और महासागरीय वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें उद्योग, परिवहन, वन की कटाई और जीवाश्म ईंधन के जलने और अन्य मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित या उत्पादित होने वाली हानिकारक गैसें भी ग्लेशियर के पिघलने और ग्लेशियर को गर्म करने के लिए कारण है। अब आता है महासागरीय वार्मिंग। महासागर पृथ्वी का 90% गर्मी को अवशोषित करते हैं और यह समुद्री ग्लेशियरों के पिघलने को प्रभावित करते हैं, जो ज़्यादातर ध्रुवों के पास
तथा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों पर स्थित हैं। इसके साथ हमारा हिमनद टॉपिक होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, कमेंट, subscribe and like my video. Thank you so much. Have a nice day.